एवरीवन, दिस इज सना परवीन हियर। ये जो वीडियो रहेगा ये हमारा चैप्टर सेल का लेक्चर नंबर 4 रहेगा। ये वीडियो में भी हम 30 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आप एनालाइज करेंगे कि आपकी नीट की प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। The ability of protein to move laterally within the membrane is measured as mobility, flexibility, fluidity और none of these। तो ये जो सवाल का कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे ये ऐसा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना अलग अलग मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। जैसे कि फर्स्ट हो गया फॉस्फोलिपिड्स से ये बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स। देन इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। देन इसके ऊपर शुगर्स प्रेजेंट होती है। देन इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है और एडिशनल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ड्रॉ कर दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं ना, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। कुछ जो एकदम अंदर की तरफ सिचुएटेड होते हैं, एकदम अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एकदम अंदर की तरफ एम्बेडेड नहीं है, थोड़े से बाहर की तरफ भी प्रेजेंट होते हैं। तो या तो फिर कुछ इस तरीके से प्रोटीन होते हैं जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, और इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन्स है ना, इनकी एक कैपेसिटी होती है कि ना ये मूव कर सकें, ये लैटरली मूव कर सकें, इस ऐसे अपनी डायरेक्शन को ये चेंज कर सके। मतलब ये जरूरी नहीं कि प्रोटीन इसी पोजीशन में फिक्स्ड रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी को हम किस टर्म से मेजर करते हैं? ये प्रोटीन की प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे फ्लूइडिटी, क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्लूइड है, ये सेमी मोजेक है। ये मॉडल का नाम है सेमी मोजेक मॉडल, और जो मेम्ब्रेन है ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट रीजन द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी जस्ट हमने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एकदम सॉलिड नहीं है, एकदम सॉलिड नहीं है। ये जो है ये फ्लूइड इन नेचर है। ये इसको हम सेमी सॉलिड या इसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखो, एक तो ये होता है ना कि अगर एकदम सॉलिड हो जाती, एकदम सॉलिड हो जाती मेम्ब्रेन, एकदम आप कंसिडर करो कि मेम्ब्रेन एकदम सॉलिड है, तो चीजों का अंदर जाना बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता। यस और नो? तो हमने क्या रखना है ना कि ये मेम्ब्रेन को थोड़ा सा फ्लूइड के फॉर्म में रखना है। अगर ये मेम्ब्रेन, फर्स्ट पॉइंट, अगर ये मेम्ब्रेन एकदम सॉलिड हो जाती तो सेल ग्रो नहीं कर पाता। यस और नो? सेल पहले बेबी सेल था, अब सेल को ग्रो करना है, सेल को अपना साइज इंक्रीज करना है। तो जो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। यस और नो? ये मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है ताकि फर्स्ट पॉइंट सेल क्या कर सके? ग्रो कर सके। सेल ग्रोथ के लिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसमें से सिक्रीशंस करानी है हमने। सिक्रीशंस करानी है मतलब जो सेल होता है, सेल के अंदर चीजें सिंथेसाइज हो जाती है, जैसे कि कुछ प्रोटीन हमने यहाँ पे सिंथेसाइज करके रखा है, इसको सेल के बाहर भेजना है। तो सिक्रीशन भी तभी पॉसिबल होगा, चीजों का अंदर आना बाहर जाना तभी पॉसिबल होगा जब ये फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का। ओके, एंड थर्ड इज एंडोसाइटोसिस। अब हमने सिक्रीशन करके चीजों को तो बाहर भेज दिया है, लेकिन सेल के अंदर चीजें आती कैसे हैं? दैट इज विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। जैसे कि कुछ चीज बाहर प्रेजेंट है, ये यहाँ पे सेल है, सेल को ये चीज को अपने अंदर की तरफ लेना है, तो सेल क्या करेगा? सेल ऐसा, जैसे अमीबा का एग्जांपल अगर हम ले, तो ये ना सूडोपोडिया बना के इस पार्टिकल को इस तरीके से पकड़ लेता है, और इस पार्टिकल को एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से ये अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। तो ये सारे ही प्रॉपर्टीज के लिए, हमको ये सारे ही प्रोसेसेस के लिए जो हमारी मेम्ब्रेन है इसका नेचर फ्लूइड होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दैट, कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का
क्या होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही होता है कि मेम्ब्रेन है तो भाई चीजों को अंदर आने दे, बाहर जाने दे, यस और नो, ताकि सेल जिंदा रह पाए। अगर चीजें अंदर बाहर नहीं होंगी तो सेल ही जिंदा नहीं रहेगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होके कोई मतलब इसका सॉरी इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। Next, in what kind of transport the molecules move across without the utilization of energy? Passive transport, osmosis, both A and B, or active transport? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो मॉलिक्यूल, जैसे ये सेल हो गया, जैसे हम ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, ये सेल हो गया। ओके, अब सेल से क्या होता है ना, सेल से चीजें अंदर आ रही है, सेल से चीजें अंदर आ रही है, सेल से चीजें बाहर जा रही हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ओके। अगर ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जब चीजें जाती है, तो इसमें हमको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। हम यूजुअली बोलते हैं ना, थिंग्स मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो जब चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाती है तो उस ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर चीजें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जाने लगी, जैसे कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हमने चीजों को हाई कॉन्सेंट्रेशन में भेजना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और जब भी एनर्जी लगती है उस टाइप का ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस क्या आता है ना, ऑस्मोसिस यूजुअली जब हम वाटर के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तब हम ये टर्म ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करते हैं। In what kind of transport the molecules move across without the utilization of the energy? So the answer is going to be passive transport. आप ये पढ़ सकते हैं। Yes, one more thing, you can get these PPTs from my Telegram channel. There will be a link in the Telegram channel which you can go follow and download this. Download all these PPTs in a very easy way. नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉस्ट। वह अभी जस्ट हम लास्ट क्वेश्चन में देख के आए हैं कि जो अगर हम यूजुअली वाटर के बारे में, वाटर के मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो जो प्रोसेस हम बोलते हैं वो प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में जो वाटर होता है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अपना मूवमेंट दिखाता है। ओके, सो वी टेक द आंसर हियर टू बी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ओके, तो थोड़ा हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द membrane. It is called as osmosis process. In what kind of transport the molecule will go against the concentration gradient? देखो, दो बातें होती है, एक तो होता है along the concentration gradient, along the concentration gradient, इसका मतलब है जब चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जाएं, उसको हम बोलेंगे along the concentration gradient। ओके, जो सेकेंड वाला है that is against the concentration gradient। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका क्या मतलब होता है, जब चीजें लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जाएंगी तो उसको हम बोलते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, ये किस प्रोसेस में होता है, ये तो होता है ये जो पहले वाला प्रोसेस है ऊपर वाला, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जहां पे हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जो सेकेंड वाला है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जहां पे हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे थे। आंसर क्या हो जाएगा, against the concentration gradient is going to be active transport. A movement of molecule across the membrane against the concentration gradient, that is from low to high concentration, with the expenditure of energy, that is ATP, is going to be used. Okay, next, in which of the following does active transport take place? किस में active transport होता है? ऑप्शन ए पंप्स, ऑप्शन बी कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी आयन चैनल्स, और ऑप्शन डी डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन वही प्रोसेस है जब चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाएंगी। कोई भी एक सोल्यूट पार्टिकल जब हाई से लो जा रहा है तो उसको हम डिफ्यूजन बोल देते हैं। आयन चैनल्स का मतलब क्या होता है ना कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई है। यहाँ पे कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आयन चैनल्स बनाते हैं ताकि आयंस यहाँ से अंदर बाहर मूव कर सके। कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल भी वही है कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होता है जहाँ पे ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ये मॉलिक्यूल को कैरी करने का काम करता है, तो ये हो जाता है कैरियर प्रोटीन। और पंप होते हैं, देखो पंप में ना एनर्जी लगेगी। पंप में क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कभी भी। फॉर एग्जांपल जैसे आप वाटर पंप इस्तेमाल करते हैं तो वाटर पंप में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ती है, तभी पंप काम करेगा, नहीं तो पंप काम नहीं करेगा। यस और नो? तो पंप में एनर्जी लगेगी और एनर्जी किस में होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में होती है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल मेंशन किया गया है, दैट इज Na प्लस एंड K प्लस पंप। ओके, सेल वॉल की यूकेरियोटिक सेल में फंक्शन क्या है? टू गिव शेप टू द सेल, प्रिवेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन और ऑल ऑफ दीज। तो ये थोड़ा सा हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। जो यूकेरियोटिक सेल होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं, प्लांट सेल, ये प्लांट सेल हो जाता है और इसको हम थोड़ा सा मार्क कर लेंगे। अंदर वाली जो लेयर है दैट इज गोइंग टू बी सेल मेम्ब्रेन, और जो बाहर वाली लेयर है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल और भी यूकेरियोटिक सेल हो सकते हैं जैसे फंगल सेल, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन अभी हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी प्लांट सेल को कंसिडर कर लिया है। तो अगर हम देखेंगे ना तो ये जो सेल वॉल है ये क्या कर रही है, प्लांट सेल को एक शेप दे रही है, फर्स्ट पॉइंट, पर्टिकुलर शेप दे रही है। सेकंड क्या हो रही है कि अगर फॉर एग्जांपल इस प्लांट सेल को कोई मैकेनिकल डैमेज हो, कोई 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 मैकेनिकल डैमेज इसको अगर इफेक्ट करने आ रहा है, तो ये सेल वॉल क्या कर लेगी, उस डैमेज को वहीं पे रोक लेगी और सेल को प्रोटेक्ट कर लेगी। यस और नो? एक शील्ड के जैसा काम कर रही है ना, ये सेल वॉल क्या कर रही है, एक शील्ड के जैसा काम कर रही है ताकि अंदर के सेल को डैमेज ना हो सके। सो इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम, प्रोटेक्शन के काम आ रही है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। थर्ड ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि बाहर कोई सा एक वायरस आ गया, बाहर कोई सा एक वायरस आ गया, ये वायरस चाहता है कि ना मैं प्लांट सेल को जाके इन्फेक्शन कॉज कर दूं। प्लांट सेल मतलब अपना प्रोटेक्शन लेके बैठा हुआ है और उसके पास प्रोटेक्शन करने के लिए क्या प्रेजेंट है, उसके पास प्रोटेक्शन करने के लिए अपना सेल वॉल प्रेजेंट है। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज गोइंग टू बी प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचा रहा है। यस और नो? सो बेसिकली सेल वॉल इज एक्टिंग लाइक अ शील्ड which will protect the plant cell, the inner part of the cell, the plant cell on the inside of the plasma membrane from all the following functions। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा all of these। Has the pen? All of these। Okay, next question। Which of the following organisms have cell wall made up of glucose, galactose, sorry, uh, okay, cellulose, galactans, mannans, and minerals like calcium carbonate। कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी जो सेल वॉल है ये फॉलोइंग मॉलिक्यूल से बनी हुई है? सो जो फर्स्ट है दैट इज फंजाई। जो फंगस होते हैं इनकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। यस, प्लांट्स इनकी भी सेल वॉल होती है, इसमें अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती है। द मोस्ट फेमस वन इज सेल्यूलोज। लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल है, आ, किसकी सेल वॉल है, जो सेलुलोज से भी बन रही है, गैलेक्टान्स भी उसमें प्रेजेंट है, मेनान्स भी उसमें प्रेजेंट है, मिनरल्स भी प्रेजेंट है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है हमारे algae। Okay, so the algae is the thing which will have the cell wall made up of all the following molecules। Okay, you can see here algae has cell wall made up of cellulose, galactan, mannan,
मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, वाइल प्लांट की जो सेल वॉल है ये किससे बन रही है? प्लांट की सेल वॉल बन रही है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन से बन रही है। ओके, एल्गे की किससे बन रही है? एल्गे की सेल वॉल, ये आपको लर्न करना है। एल्गे की सेल वॉल बन रही है सेल्यूलोज से, देन गैलेक्टान से, देन मेनान से and calcium carbonate से. Okay, so to learn this important piece of information. Next, which of the following organism has cell wall made up of cellulose, hemicellulose, pectin and protein? So now you can simply answer the question. We've just seen that. Answer हो जाएगा हमारा plants. Which of the following is capable of growth in the plant cell? इसको समझने के लिए हम ये लेते हैं कि जब ना प्लांट सेल एक बेबी सेल होता है, मतलब छोटा सा होता है, छोटा सा सेल है। ओके, अभी ये कंप्लीटली मेच्योर नहीं हुआ है। ये सेल के पास जो पहली सेल वॉल होती है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्राइमरी सेल वॉल। क्या बोल रहे हैं इसको? हम प्राइमरी सेल वॉल बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं प्राइमरी वॉल के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है कि इट इज फ्रेशली सिंथेसाइज्ड। फ्रेशली सिंथेसाइज मतलब कोई बेसमेंट के ऊपर ये सिंथेसिस नहीं हुआ, ये फ्रॉम द स्क्रैच बनाई गई है, फ्रेशली इसको सिंथेसाइज किया गया है। ये परमिएबल होती है मतलब इससे चीजें अंदर बाहर कर सकती हैं। देन थर्ड इज ये इलास्टिक होती है। इलास्टिक क्यों होती है प्राइमरी सेल वॉल? क्योंकि ना और सेल को ग्रो भी तो करना है ना, अगर ये एकदम रिजिड हो जाएगी तो सेल ग्रो कैसे करेगा? ये प्लास्टिक होती है ताकि ये सेल को ग्रो करवा सके। और ना सेल डिफरेंशिएशन के टाइम पे गायब हो जाती है। सेल डिफरेंशिएशन के टाइम पे प्राइमरी सेल वॉल क्या हो जाएगी? डिसअपियर्स और डिमिनिशेस। ओके, कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनके पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है। विल नॉट गो इनटू दैट नाउ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ इन द प्लांट सेल? तो ग्रो कौन कर रही है? इलास्टिक है, ये इलास्टिक है तो ये ग्रो करेगी। यस और नो? तो आंसर हमारा हो जाएगा प्राइमरी सेल वॉल। ओके, जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसको भी हम देख ले क्या? ओके, जो सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय accumulation of material on existing cell wall मतलब ये फ्रेशली सिंथेसाइज नहीं की गई है, जो ऑलरेडी सेल वॉल है उसी के ऊपर इसको हम बना रहे हैं। ओके, सो और ये नॉन परमिएबल होती है। ओके, सो दैट वाज द थिंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। The cell wall of young plant cell, the primary cell wall is capable of growth, which gradually diminishes as the cell matures, and the secondary cell wall is formed on the inner side towards membrane side of the cell. इसका क्या मतलब होता है ना? इसका मतलब ये होता है कि अगर ये प्राइमरी सेल वॉल है और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो जो सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी ना वो अंदर की तरफ बनेगी, प्राइमरी के अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ मिडिल लैमेले दैट पुट्स द डिफरेंट एंड बाइंड्स द नेबरिंग सेल टुगेदर? ओके, सो व्हाट वी हैव हियर इज ये दो सेल्स हो गए, एक सेल हो गया और एक दूसरा सेल हो गया, ये दो सेल्स हमारे पास। ओके, अब ये दोनों सेल को क्लोज कांटेक्ट में रखने के लिए बीच में से ऐसा कुछ सीमेंटिंग मटेरियल चाहिए जो इनको बाइंड करके साथ में रख सके। तो ये जो मटेरियल है बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मिडल लैमेला। मिडल लैमेला। ओके, अब ये जो मिडल लैमेला है ये किस चीज से बना हुआ होता है? मिडल लैमेला
उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। मिडल लैमेला के बारे में हम चीजें लिख देते हैं कि ये एक सीमेंटिंग लेयर है। सीमेंटिंग लेयर है। सीमेंटिंग क्यों बोला हमने? क्योंकि सेल्स को जोड़ के रख रही है ना। यहाँ पे सेल और ये सेल के बीच में कांटेक्ट किसने कराया है? इन सेल्स के बीच में कांटेक्ट कराया है इस मिडल लैमेला ने। ओके, यस। ये जो मिडल लैमेला है किससे बनी है? ये बनी है कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, इससे बनी हुई होती है। और ये परमिएबल होती है कंप्लीटली, permeable है completely. Okay, so what answer are we getting now here? We're getting the answer as calcium pectate. Okay, next one, the middle lamella is the layer mainly of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cells together. Next, a structure that is transversing the middle lamella and connecting the cytoplasm of neighboring cell is called as. Nice question. Uh, इसको देख लेते हैं हम लोग, आंसर इसका क्या है, क्या डिस्कशन है इसके बारे में हमको करना है। 1 सेकेंड। ओके, यस। The structure which is transversing the middle lamella and connecting the cytoplasm of the neighboring cell is called as what? Okay, so we are now going to again draw the um, अभी ये सिलेक्टेड कलर है तो ये हमने पहले मिडल लैमेला ड्रॉ कर दिया। ओके, ऐसे तो नहीं हम ड्रॉ कर सकते। 1 सेकेंड। ओके, ये हमने मिडल लैमेला ड्रॉ कर दिया। ओके, आई एम ड्रॉइंग द गैप फॉर अ रीजन, नहीं तो हम इरेज करें तो सब कुछ इरेज हो जाएगा। देन वी हैव गॉट वन सेल हियर, a cell here, इस तरीके से ये सेल है। ओके, यहाँ पे इसका ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। देन वी हैव गॉट अनदर सेल, ये एक और सेल हो गया हमारे पास। ओके, इसका भी यहाँ पे क्या है, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। सवाल में ये पूछा कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो मिडल लैमेला को ट्रैवल करके चला जाता है। मिडल लैमेला को ऐसे ट्रैवल करके चला जा रहा है, ट्रांसवर्स करके चला जा रहा है, और जो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म है उनको कनेक्ट कर देता है। नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को क्या कर देता है? कनेक्ट कर देता है। ओके, तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बीच में यहाँ पे बनाया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, ये प्लाज्मोडेस्माटा हो जाएगा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। इसके अंदर चीजें जाती और भी इसकी डिटेल्स है, डेस्मोटिब्यूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कनेक्शन दिखाती है, बट वो है नहीं अभी यहाँ पे ऑप्शंस में, तो हम आंसर देख लेते हैं, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। कनेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपको चीजों को एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कराना है तो आप प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू करा सकते हैं। द सेल वॉल इन द मिडल लैमेला कैन बी ट्रांसवर्स्ड बाय, आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मिडल लैमेला था बीच में येलो कलर का, मिडल लैमेला जो ये प्रेजेंट है, और ये सेल वॉल है। सेल वॉल और मिडल लैमेला दोनों को भी ट्रैवल कर दिया ना प्लाज्मोडेस्माटा ने, दोनों के थ्रू ट्रैवल करके वो चली जा रही है। विच कनेक्ट्स द नेबरिंग सेल, इट इज प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, identify A, B, C, D, E in the figure. You can pause the video and you can try to answer the question. आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो डू वी लुक एट द आंसर नाउ? आंसर देख ले हम। सो द आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी वाई? क्योंकि जो ए है ये न्यूक्लियस दिखा रहा है, न्यूक्लियस है। जो बी है वो न्यूक्लियर पोर दिखा रहा है, न्यूक्लियर पोर दिखा रहा है। जो सी है दैट इज शोइंग अस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन डी है दैट इज शोइंग अस राइबोसोम। मतलब और जो ई वाला है ये हमको दिखा रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट,
How many of the following are not included in endomembrane system? Endoplasmic reticulum, Golgi, lysosome, mitochondria, chloroplast, vacuole and peroxisome. तो जो सेल के अंदर एक सिस्टम जो काम करता है दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना 4 ऑर्गेनल्स मिलके काम करते हैं. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है क्योंकि नीट 2023 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो 4 सेल ऑर्गेनल्स है ये मिलजुल के काम करते हैं या इनका रोल इंटरकनेक्टेड होता है. ये चारों ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं? आई एम गोइंग टू एनलिस्ट हियर. सबसे पहला तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. endoplasmic reticulum. Okay, the second one is Golgi apparatus. Golgi apparatus. The third one is here lysosomes. Lysosomes, and the fourth one is vacuole. वैक्यूल. तो ये 4 जो ऑर्गेनल से मिलजुल के काम करते हैं और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना के आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, सो दिस इज देयर, दिस इज देयर, दिस इज देयर. माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है इसका पार्ट. क्लोरोप्लास्ट इसका पार्ट नहीं होता है. पेरोक्सिसोम इसका पार्ट नहीं होता है. तो ऐसे कौन से ऑर्गेनल है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो इतने कितने ऑर्गेनल हो गए? 3 ऑर्गेनल हो गए. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. Next, what is the network of tiny tubular structures scattered in cytoplasm as seen from the electron microscope? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अब आप जब देखेंगे तो आप ये देखेंगे साइटोप्लाज्म में ना टाइनी छोटे छोटे ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. और स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? और स्ट्रक्चर्स का नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Okay, the purpose of the video is for you to analyze your NEET preparation. कंटेंट हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल को तो उसमें हमको दिखाई देता है ना कि नेटवर्क या रेटिकुलम प्रेजेंट है. छोटे छोटे ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं. जो डायग्राम है ए में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टर्ने, न्यूक्लियर पोर, क्रिस्टा और थाइलाकॉइड. व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? ओके, so the thing which is being represented here is सिस्टर्ने को रिप्रेजेंट किया गया है. फैक्चुअल डेटा है, आपको डायग्राम पहचानना आना चाहिए. ओके, सो ऑप्शन है. What side of the cell does luminal and extraluminal compartments are situated respectively? Okay, very nice one. I think मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा. Try to understand what the question is asking us. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये सेल का जो स्पेस है इसको 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है. एक तो होता है ल्यूमिनल पार्ट और एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट. ओके, तो यहाँ पे ना हम क्या करेंगे ना, सेल को ड्रॉ कर लेंगे. किससे ड्रॉ करें हम? ये हमने सेल ड्रॉ कर लिया. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेल हो गया. अब जो सेल होता है ना, ये हमको पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. यस और नो? और सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक ये न्यूक्लियस होगा. न्यूक्लियस के साइड में क्या आपको देखने मिलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ लॉट ऑफ इट, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा. ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि एक जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है. ये जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं दिस इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस. एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस. ओके, और जो यहाँ का अंदर वाला पार्ट इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं. अगर ना हाईलाइट दिस वन, ये वाला जो पार्ट है अंदर का, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ल्यूमिनल पार्ट. इसको हम बोलेंगे ल्यूमिनल पार्ट. ओके, फाइन. सो विच साइड in a cell does luminal and extraluminal compartments are situated respectively?
तो जो ल्यूमिनल पार्ट है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट है। और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट है ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो व्हाट इज द एनसीईआरटी सेइंग? Endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two different compartments, luminal, which is inside the endoplasmic reticulum, and extraluminal, which is present in the cytoplasm of the cell. Rough endoplasmic reticulum is called so due to the presence of, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनका जो अपीयरेंस होता है ना ये थोड़ा रफ होता है। इनका जो अपीयरेंस होता है ना ये रफ होता है। क्यों रफ होता है? क्योंकि इनके ऊपर हमको एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुआ दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। ओके, अब राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से ना एक और चीज आप रिमेम्बर कर ले कि आरईआर का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस ये कराता है। ओके, सो व्हाई सो? बिकॉज जो राइबोसोम है ये तो प्रोटीन फैक्ट्री है ना, इसीलिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपीयरेंस काफी स्मूथ होता है क्योंकि इसके ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द डेटा endoplasmic reticulum often shows ribosomes attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called as rough endoplasmic reticulum. Next one, RER is frequently seen in the cells associated with frequent synthesis and secretion of. अभी जस्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका क्या फंक्शन होगा? इसका ये फंक्शन हमको देखना है। इसका ये जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ किया है ये हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ किया है। रफ इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। आपको पता है कि राइबोसोम ना प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं, इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और प्रोटीन फैक्ट्री जब आरईआर के ऊपर प्रेजेंट होगी तो आरईआर का भी काम क्या हो जाएगा? प्रोटीन के सिंथेसिस में ये हमको हेल्प करेंगे। ओके, सो आंसर इज गोना बी प्रोटीन सिंथेसिस। RER is frequently observed in the cells actively involved into protein synthesis and secretion. तो अगर हमारे पास दो सेल्स हैं, एक ये सेल है और ये एक दूसरा सेल है, ये जो सेल है ना ये प्रोटीन कम बनाता है और जो दूसरा सेल है ये प्रोटीन हाई अमाउंट में बनाता है। तो आपको आरईआर ज्यादा कहाँ पे मिलेंगे? आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मिलेंगे ऐसे सेल्स के अंदर जो बहुत ज्यादा प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीआर अब क्या बनाता है? अब जैसे हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, आरईआर होता है एंड एससीआर होता है। जो आरईआर होता है ये प्रोटीन्स बनाते हैं, तो एससीआर भी तो कुछ बनाएगा। यस और नो? ऐसे तो नहीं है कि कुछ नहीं बनाएगा। तो एससीआर बनाएगा हमारे लिए लिपिड्स, लिपिड्स बनाएगा। आंसर हो जाएगा लिपिड। और एक और एससीआर का फंक्शन होता है दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये मदद करते हैं। detoxification, that is the secondary function. Primary function is lipid synthesis. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर रोल है लिपिड बनाने में। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सिस्टर्ने? अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था सिस्टर्ने था, तो सिस्टर्ने का डायमीटर कितना होता है? सिस्टर्ने एक्चुअली में होता क्या है? इट इज जो आप गोल्गी अपैरेटस देखते हैं, गोल्गी अपैरेटस आप देखते हैं उसमें आपको स्ट्रक्चर्स इस तरीके से दिखाई देंगे। इसको एक को हम बोल रहे हैं सिस्टर्ने, सिस्टर्ने। अब ये जो सिस्टर्ने है इसका डायामीटर हमको पूछा गया है, तो डायामीटर अगर मैं आपको बताऊं तो डायामीटर हो जाएगा 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। आंसर इज गोना बी ऑप्शन ए।
दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट, दे मतलब क्या होता है, दे मतलब होता है गोल्गी। Golgi apparatus consists of many flat disc-shaped sac or cisternae of the following diameter. Cis and trans phase of Golgi bodies are dash and dash respectively. Okay, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा सेल हो गया। ओके, सेल हो गया, सेल का यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और यहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। आई एम नॉट ड्रॉइंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि हमारा जो टारगेट है, जो हमारा फोकस है, वो हमारा गोल्गी अपैरेटस के ऊपर है। ओके, सो नाउ आई विल बी ड्रॉइंग गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस ना इस तरीके से हम सिस्टर्ने ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा गोल्गी अपैरेटस हो गया। फिर यहाँ पे हम वापस से इस तरीके से सिस्टर्ने ड्रॉ कर रहे हैं। ये ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, तो जो गोल्गी है, गोल्गी के ना दो फेसेस होते हैं। एक तो ये वाला फेस, इसको हम बोलते हैं सिस फेस। सिस फेस ये कॉन्वेक्स होता है। सिस फेस कॉन्वेक्स होता है, इसको हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस, या इसको हम रिसीविंग रिसीविंग फेस भी इसको हम बोलेंगे। ओके, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज न्यूक्लियस के पास में है ना। ये जो फेज है सिस फेज, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियस के पास में है। आप ये देख सकते हैं, कौन कौन कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है, सिस फेज है, फॉर्मिंग फेज भी इसको हम बोलते हैं। और इसका एक और फेज होता है जिसको हम बोलेंगे ट्रांस फेज। इसका ये एक और फेज हो गया, ये ट्रांस फेज हो गया ना यहाँ पे। ओके, सो द अदर वन विच इज कॉल्ड एज द ट्रांस फेज नाउ, ये हो गया ट्रांस फेज। ट्रांस फेज को और हम क्या बोलेंगे? ये होगा कॉनकेव, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेच्योरिंग फेज। मेच्योरिंग फेज ये कहाँ पे प्रेजेंट है? और यहाँ से ना चीजें बाहर की तरफ जाती हैं। ओके, सो लेट मी हाईलाइट इट। हाँ, ट्रांस फेज है, कॉनकेव है, मेच्योरिंग फेज भी इसको हम बोलते हैं। सिस एंड ट्रांस फेज ऑफ गोल्गी आर डैश एंड डैश। जो ट्रांस फेज है ये क्या है? कॉनकेव है। और जो सिस फेज है वो क्या है? कॉन्वेक्स है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द गोल्गी सिस्टर्ने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेन्ज्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा गोल्गी में। Near the nucleus with distinct convex cis or the forming phase and concave trans or the maturing phase. The cis and the trans phase of the organelle are entirely different but are interconnected. Next, which phase of the Golgi apparatus receives material packed in the form of vesicles from the endoplasmic reticulum? ये हमारा सेल हो जाता है। सेल में यहाँ पे हमने न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ कर दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में हमारा जो फोकस है ये गोल्गी के ऊपर है, ये हमारी गोल्गी बॉडी हो जाती है। गोल्गी बॉडी का ये जो सामने वाला फेज है, अभी हम डिस्कस करके आए हैं, इसको हम सिस फेज बोलते हैं। ये कॉन्वेक्स होती है, इसको हम फॉर्मिंग फेज बोलते हैं। और यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बैठी है, ये चीजें बना के कौन से फेज को दे रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चीजें बना के गोल्गी के सिस फेज को दे रही है। यस और नो? ओके, so materials to be packed in the form of vesicles from the endoplasmic reticulum fuses with the cis phase of the Golgi apparatus and moves towards the trans phase or the maturing phase. This explains why the Golgi, इसीलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी apparatus दोनों साथ में रहना पसंद करते हैं, थोड़ा सा पास में रहना पसंद करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, you can read this. Golgi apparatus is an important site for the formation of, जो Golgi apparatus है इसका काम क्या होता है, क्या बनाता है? तो हमने जैसे पहले कुछ सवालों में हम डिस्कस कर रहे थे कि एक सिस्टम होता है जिसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ना, इसमें अब मैं आपको थोड़ा सा इसका फ्लो बता देती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहानी शुरुआत करेंगे हम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। तो हमने जो पहला वाला ले लिया दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। अब ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन जाएगा गोल्गी के पास, ये प्रोटीन जाएगा गोल्गी के पास। अब इस प्रोटीन में गोल्गी क्या ऐड कर देगी? गोल्गी ऐड कर देगी थोड़ा सा शुगर, शुगर ऐड कर देगी, ओके। और यहाँ पे हमको गोल्गी बना के देगी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ओके फाइन। द सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या बनाएंगी? लिपिड्स बनाएंगी। लिपिड अब किसके पास जाएगा? गोल्गी के पास जाएगा। गोल्गी अब क्या करेगी? इसमें से लिपिड में शुगर को ऐड कर देंगे और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स। तो गोल्गी का क्या काम है? गोल्गी का क्या काम है? गोल्गी का काम है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस कराना। A number of proteins synthesized by the ribosomes on the endoplasmic reticulum, that means they're talking about rough endoplasmic reticulum, are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase. Golgi apparatus is the important site for the formation of glycoproteins and glycolipids. Which structure is formed by the process of packaging in Golgi apparatus? विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। गोल्गी के जो पैकेजिंग का प्रोसेस है उससे कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? फैक्चुअल डेटा है, इससे बनेगा लाइसोसोम। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड what are membrane bound? Lysosomes are membrane bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. Which of the following are not hydrolytic enzyme? तो सवाल में क्या पूछा गया है कि कौन सा इसमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं है। बाय द वे, व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स? क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन में हमने लाइसोसोम्स के बारे में डिस्कस किया था, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। ये जो लाइसोसोम है ये सुसाइडल बैग है, इसके अंदर ना एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये एंजाइम्स क्या करते हैं ना, चीजों को तोड़ने की कैपेसिटी रखते हैं। सुसाइडल बैग क्या करेगा ना, अगर सेल खराब हो जाता है, सेल खराब हो गया तो ये सुसाइडल बैग फट जाएगा और इसमें से एंजाइम्स रिलीज हो गए, सेल का सुसाइड या डेथ करवा देंगे, ओके। जो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाएंगे? सो द एंजाइम्स विच आर देयर इज, फर्स्ट इज लाइपेजेस, इसके अंदर होगा प्रेजेंट, जो किसको डाइजेस्ट करेगा? लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। सेल के अंदर लिपिड होता है ना। सेकेंड वन इज, इसके अंदर प्रोटीएजेस एंजाइम होंगे, ये किसको डाइजेस्ट करेंगे? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। एंड थर्ड वन इज, इसके अंदर कार्बो हाइड्रेजेस एंजाइम होंगे जो किसको डाइजेस्ट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, ओके। तो इसमें से ये तो प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट नहीं है? लाइगेजेस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि लाइगेजेस एक ऐसा एंजाइम है जो चीजों को जोड़ देता है। जैसे डीएनए है, दो फ्रैगमेंट्स है डीएनए के, ये दोनों को हमने क्या करना है? जोड़ देना है। तो हम किसको लाएंगे? हम डीएनए लाइगेज को लाएंगे और ये डीएनए लाइगेज हमारे दोनों डीएनए को जोड़ देगा, ओके। अपने क्या क्या लेके आए? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम है कि डीएनए को जोड़ देना, यहाँ पे ये जोड़ देता है, ओके। व्हाट इज दिस? दिस इज डीएनए लाइगेज एंजाइम, okay. You might have studied this in biotechnology. No, you might not have studied, or if you are a class 12th or a dropper, you might have studied. If you're a class 11 student, you might not have studied. The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in all the types of hydrolytic enzymes, hydrolases, for example, lipases, proteases, and carbohydrases. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो आपका सेल है, सेल के अंदर लाइसोसोम है। लाइसोसोम बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनेल है क्योंकि कभी भी बस्ट हो सकता है और सेल की डेथ करवा सकता है, यस और नो? इसके अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट है कि लाइसोसोम ब्लास्ट होके सेल को खत्म कर सकता है? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स।
एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो ये जो एंजाइम्स है ना, देखो एंजाइम्स के ना बड़े नखरे होते हैं। एंजाइम को जब तक आप प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच नहीं दोगे तब तक एंजाइम काम नहीं करेंगे। ओके, तो ऐसे जो लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अगर आपने उनसे काम करवाना है तो ये एंजाइम काम करेंगे जब आप इनको एसिडिक पीएच सप्लाई करेंगे, तब एसिडिक पीएच पे एक्टिवेट हो जाएंगे। सो दे आर एक्टिवेटेड एट एसिडिक पीएच। These enzymes are capable of digesting the molecules and they are active at acidic pH. Next question. कौन से इसमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन से मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे? डीएनए, इम्यूनोग्लोबिन्स, ग्लूकोज और इंसुलिन। ओके, तो अगर हम देखेंगे तो ये देखो ये पॉलीमर है, पॉलीमर है मतलब हाँ मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ के ये बना हुआ है। इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होता है ना, एंटीबॉडीज होता है, एंटीबॉडीज होते हैं। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है डीएनए। ओके, एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडी किससे बनी हुई है? ये प्रोटीन से बनी हुई होती है। और प्रोटीन मतलब लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है। ओके, यहाँ पे भी डीएनए क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। देन ग्लूकोज तो एक सिंगल यूनिट है, और जो इंसुलिन है ये भी एक प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन है, और ये भी एक लंबा लॉन्ग अमीनो एसिड का ये चेन होता है। ओके, तो ये जो एंजाइम्स आएंगे, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आएंगे, ये क्या करेंगे? ये यहाँ पे कट करते जाएंगे, यस और नो? बड़े बड़े पॉलीमर्स को छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर देंगे, इंसुलिन को कट करेंगे। तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे? ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब कहाँ काटेंगे? वो तो एक मोनोमेरिक यूनिट है, यस और नो? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंटेंट्स ऑफ वैक्यूल? वैक्यूल के अंदर क्या चीज पाई नहीं जाती है? तो ये वैक्यूल क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनल का एक सेल ऑर्गेनल है, सेल के अंदर पाया जाता है, स्टोरेज के काम आता है। कोई कोई चीजें सेल के अंदर ये स्टोर करता है, जैसे कि ये सेल हो गया, सेल के अंदर ना वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल क्या करेगा? स्टोरेज करेगा चीजों को। क्या क्या स्टोर करेगा? ये स्टोर कर लेता है, वाटर को स्टोर कर लेता है, वाटर को स्टोर कर लेता है। आपने प्लांट में देखा होगा, प्लांट सेल में बड़े बड़े वाटर के वैक्यूल्स होते हैं, ये सैप को स्टोर कर लेगा। देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी ये, वेस्ट मटेरियल को भी ये स्टोर कर लेता है, डस्टबिन के जैसे भी काम कर सकता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टोर कर लेगा ताकि पूरे वो हार्मफुल मटेरियल सेल में ना घूम रहे हो, और भी कुछ अदर यूजफुल मटेरियल जो चाहिए कि सेल चाहता है कि मैं ये स्टोर कर लूं, उसको स्टोर कर लेगा, यस और नो? तो वाटर को स्टोर करेगा, सैप को स्टोर करेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टोर करेगा। क्या स्टोर नहीं करेगा? एंजाइम्स को नहीं स्टोर करेगा। ओके, वैक्यूल्स डू नॉट स्टोर एंजाइम्स, फाइन। सो वी मूव अहेड। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड space found in the cytoplasm. It contains water, it contains sap, it contains excretory product and other material not useful for the cell. Okay, so it is not storing enzyme. Enzyme किसमें थे? Enzyme lysosome में present थे. Okay, so this was all about 30 questions from the unit cell, from the chapter cell. And I hope you've analyzed yourself for how good your NEET preparation is going on. All the best for your preparation, and also subscribe to the channel so that you don't miss out on the quality content. ये वीडियो से हम एनसीईआरटी का हर लाइन को बाय हार्ट करने की कोशिश करते हैं. So all the best for your future preparation, and bye bye, and we'll see you in the next video. Take care everybody.